अब हम इस पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं। अ न्यू पोएम, इन्होंने बुक में हेडिंग डाला है अ न्यू पोएम पहला, और इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो आपको ये करना है कि पहले चाहे तो आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डालें, और नहीं अगर हेडिंग ना डालना चाहें तो एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ज़रूर लिख दें, 2-4 सेंटेंस इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिख दें। डायरेक्ट हेडिंग डाल के ऐसे शुरू ना करें। ऊपर जो आप हेडिंग डालेंगे वो तो यही रहेगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, तो वो तो बिल्कुल ऊपर पड़ेगा पेज में जहाँ पे आप शुरू करते हैं अपना आंसर लिखना। लेकिन उसके बाद जब आप अपना आंसर लिखना शुरू करें तो पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होने चाहिए 2-4, और चाहे तो इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ना शुरू करें जैसे बुक में किया गया है ये शुरुआत। एन आंसर बाय अदा कैम्ब्रिज इज़ अ न्यू पोएम। तो एन आंसर जो कि अदा कैम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई है, एक नई कविता है, बोथ इन इट्स थीम एंड मीट्रिकल स्ट्रक्चर, अपनी थीम में भी यानी विषय वस्तु में भी और मीट्रिकल स्ट्रक्चर में भी। जब जैसा कि हमने अभी देखा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग था, ना इटालियन पैटर्न था ना इंग्लिश पैटर्न था। द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर। तो ये जो कविता है एक जवाब के रूप में है टू दोज, उनको, हु अपोज्ड, जो कि विरोध करते थे, द पोइट्स, इस कवित्री के, रेडिकल, क्रांतिकारी, एंड अनकन्वेंशनल, और गैर पारंपरिक, व्यूज़, विचारों का, ऑन सेक्स, मैरिज एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, विवाह और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था लिबर्टी, आज़ादी, एंड इक्वलिटी, और बराबरी, फॉर विमेन, महिलाओं के लिए, इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो जो फेमिनिज्म है उसके कुछ तो अच्छी बातें हैं जिनमें कि महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में बराबरी की बात शामिल है, वो तो मिलना चाहिए, अधिकार सभी को मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में जाने का अधिकार मिलना चाहिए, और जो कि मिल भी रहा है। कम से कम भारत में तो सभी को समान अधिकार हैं, और अभी तो आर्मी में भी सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है, बेटियां जा सकती हैं, आर्मी में भी ज्वाइन कर सकती हैं। पहले भी वो कई फील्ड्स में तो पहले भी जाती रही हैं। तो जैसा हमारे संविधान में है भारत में, और जैसा चल रहा है कि महिलाओं को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, वो कुछ भी बन सकती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या ऑफिसर, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये अधिकार तो उनको मिलने चाहिए। आज भी इस दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते, उनको सिर्फ घर में रखा जाता है, घर का काम करना ही उनका मतलब अधिकार है, इतना ही है कि बस घर में आप रहिए, बच्चों को पैदा करिए, पालिए पोसिए। तो ये तो महिलाएं वैसे भी करती हैं। क्या जो वर्किंग वुमेन हैं वो अपने बच्चों को नहीं पालती पोसती? क्या वो घर के काम नहीं करती हैं? वो करती हैं साथ में, लेकिन उनको सिर्फ इस काम तक सीमित कर देना ये गलत है। अगर उनके अंदर टैलेंट है, अगर वो कुछ कर सकती हैं तो उनको अधिकार मिलने चाहिए। तो ये फेमिनिज्म कहता है, और ये अच्छी बात है फेमिनिज्म की। लेकिन जो इस कविता में हमको बताया गया कि भाई शादी नहीं करनी है, सिर्फ साथ में रहना है, लिव इन में रहना है, वो गलत है। तो जैसे कोई भी आंदोलन होता है उसके कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ गलत पहलू होते हैं, तो ये एक अच्छा पहलू है, और इस बात की सपोर्टर अदा कैम्ब्रिज थी, और इस बात की सपोर्ट तो हम भी करते हैं उनकी, कि हाँ ये उनकी अच्छी सोच थी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलने चाहिए। द क्लर्जीमैन, पुजारी, हु वेहमेंटली डिनाउंस्ड, जो वेहमेंटली जोरदार तरीके से डिनाउंस्ड, आलोचना करते थे, द पोइट, कवियत्री की यानी अदा कैम्ब्रिज की, फॉर हर रेडिकल व्यूज, उसके क्रांतिकारी विचारों के लिए, वर गिवन अ फिटिंग आंसर, उनको एक सही उत्तर दिया गया, बाय द पोइट, कवित्री के द्वारा, इन दिस पोइम, इस कविता में। तो देखिए ये तो बुक में खैर लिखा हुआ है, तो आप भी लिख दीजिएगा अपने आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फिटिंग आंसर नहीं है, ये सही बात नहीं है, सही जवाब नहीं है। तो आप जो मैं बार बार कह रही हूँ आप इसको लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है
कि आप वैसे तो हमको क्या करना होता है कि हमेशा तारीफ़ करनी होती है जब हम किसी पोइम की, किसी कहानी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हैं, तो हमें उसको एप्रिशिएट करना होता है। लेकिन भई क्रिटिकल एप्रिसिएशन है तो हम इसको क्रिटिसाइज़ भी तो करेंगे ना। तो आप एक हेडिंग अलग से डाल सकते हैं, जो बात बार-बार मैं दोहरा रही हूँ, दैट वी कैन डिसएग्री विद अदा कैम्ब्रिज ऑन दिस पॉइंट, है ना? कि ऐसे तो समाज में एक कैओस पैदा हो जाएगा। इफ़ वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, इफ़ वी फॉलो द ओपिनियन, इफ़ वी फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ अदा कैम्ब्रिज, देयर विल बी अ कैओस, अ कन्फ्यूजन इन सोसाइटी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं एक अलग से पॉइंट डाल के, जो कि इस बुक में या फिर अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, इसमें नहीं दिया हुआ, आप अलग से डाल दीजिएगा। दिस पोइम इज टेकन, ये कविता ली गई है फ्रॉम द पोइट्स, इस कवित्री के सेकंड वॉल्यूम, दूसरे संग्रह से, ऑफ पोइम्स, कविताओं के, टाइटल जिसका कि शीर्षक था अनस्पोकन थॉट्स, यानी अनबोले विचार। अदा हैज़ ट्राइड, अदा ने कोशिश की है, टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने की, इन दिस पोएम, इस कविता में, दोज थॉट्स, उन विचारों को, विच वर नेवर स्पोकन, जो कभी नहीं बोले गए, आउट बाय एनी वुमन, किसी भी महिला के द्वारा नहीं बोले गए और नहीं बोले जाने भी नहीं चाहिए। थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है इस पोएम की? अदा कैम्ब्रिज बीइंग अ स्टॉन्च फेमिनिस्ट, स्टॉन्च मीन्स जोरदार तरीके से जो समर्थन करता है, तो एक मतलब जोरदार फेमिनिस्ट होने की वजह से, फेमिनिस्ट जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, रिबेल्ड, उसने विद्रोह किया, अगेंस्ट, खिलाफ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, शादी की संस्था के, बिकॉज, क्योंकि, इट पेट्रोनाइजेस, ये संरक्षित करती है, लवलेस, प्यार विहीन, एंड फेथलेस, और विश्वास विहीन, मैरिज, शादी की, एंड मेक्स, और बनाती है, अ वुमन, एक महिला को, अ डोमेस्टिक स्लेव, एक घरेलू गुलाम, फॉर ऑल हर लाइफ, उसके सारे जीवन के लिए। तो देखिए ये अदा कैम्ब्रिज का पॉइंट ऑफ व्यू है। एक महिला अपने घर में अगर काम करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए भोजन बनाती है, उनके कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, तो वो गुलाम नहीं है। वो, उसको क्या खुशी नहीं मिलती? आप लोग अपनी मम्मी से पूछिएगा घर में, क्या आपकी माँ एक गुलाम की तरह काम करती हैं? नहीं, उनको इस बात में खुशी मिलती है कि वो जो कर रही हैं अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। तो ये अदा कैम्ब्रिज का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो शादी की संस्था है वो एक महिला को जीवन भर के लिए गुलाम बनाती है, एक ऐसी शादी में जिसमें प्यार नहीं है, जिसमें विश्वास नहीं है। शी देयरफॉर, वो इसीलिए, प्लीड्स, प्रार्थना करती है या वकालत करती है, फॉर लिबरेशन, आज़ादी की, फॉर वेमेन, महिलाओं के लिए, फ्रॉम मेंस डोमिनेशन, पुरुष के वर्चस्व से, एंड सब्जुगेशन, और गुलामी से। द स्पीकर इन द पोएम, जो वक्ता है इस कविता में, टेल्स, बताती है, द इमेजिनरी लिसनर, काल्पनिक श्रोता को, दैट, के, शी इज़ विलिंग, वो इच्छुक है, टू लव हिम, उससे प्यार करने की, बट, लेकिन, शी वुड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करेगी, टू बी हिज वाइफ, उसकी पत्नी बनना, बिकॉज, क्योंकि, वाइफहुड, पत्नी बनना, इज़ अ स्टेट ऑफ स्लेवरी, एक गुलामी की स्थिति है, एंड मैरिज इज़ अ बॉन्ड, और शादी एक बंधन है, विच कुड नेवर बी ब्रोकन, जो कभी नहीं तोड़ा जा सकता। द पोइट राइट्स, कवित्री लिखती है, दाई वाइफ आई कैन नॉट बी, तुम्हारी पत्नी मैं नहीं बन सकती, टू वियर, पहनना, धारण करना, द योक ऑफ सर्विट्यूड, गुलामी का जुआ, टू टेक, अपना लेना, स्ट्रेंज अननोन फैटर्स, अजीब अज्ञात जंजीरों को, दैट कैन नॉट ब्रेक, दैट आई कैन नॉट ब्रेक, जिनको मैं नहीं तोड़ सकती, ऑन सोल एंड फ्लैश, अपनी आत्मा पर और अपने शरीर पर, दैट शुड बी माइन, जो कि मेरे ही होने चाहिए, एंड फ्री, और आज़ाद होने चाहिए। द स्पीकर, वक्ता,
फर्दर सेज, आगे कहती है, दैट के इट वुड बी बेटर, ये बेहतर होगा, फॉर हर, उसके लिए, टू रिमेन, रहना, अनमैरिड, अविवाहित, एंड सेव हर सेल्फ, और अपने आप को बचा लेना, फ्रॉम मेकिंग, बनाने से, अ वेरी, अच्छा बनाने से नहीं करने से, अ वेरी डेंजरस मिस्टेक, एक बड़ी खतरनाक गलती, बाय गेटिंग इनटू, यानी घुसकर, अ बॉन्ड ऑफ मैरिज, शादी के बंधन में, यानी शादी के बंधन में बंध कर गलती करने से बचा लेना उसके लिए बेहतर होगा। दो, यद्यपि, शी कुड लव हिम, वो उससे प्यार कर सकती है, ऑल हर लाइफ, अपने सारे जीवन, अटमोस्ट ट्रुथ, यानी पूरे सत्य के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, एंड सिंसियरिटी, और निष्ठा के साथ, यट, फिर भी, शी माइट चेंज हर माइंड, उसका दिमाग बदल सकता है, एंड गो फॉर अ बेटर पर्सन, और वो किसी बेहतर आदमी के साथ जा सकती है। इन द सेम वे, इसी तरीके से, ही माइट ऑल्सो चूज, वो भी चुन सकता है, अ फिटर मेट, एक बेहतर साथी, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, एंड पार्ट कंपनी, और मतलब जुदा हो सकता है, पार्ट विद मतलब जुदा होना होता है, पार्ट कंपनी विद हिज लेडी लव, और अपनी जो प्रियतमा है उससे वो जुदा हो सकता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। इन अ नटशेल, संक्षेप में, द बॉन्ड ऑफ मैरिज, शादी का बंधन, शुड बी, होना चाहिए, बेस्ड, आधारित, ऑन ट्रुथ, सच पर, ऑनर, सम्मान पर, फिडेलिटी, वफा पर, सिंसियरिटी, निष्ठा पर, एंड इक्वलिटी, और समानता पर, एंड बोथ द पार्टनर्स, और दोनों ही साथी, शुड हैव लिबर्टी, उनको आज़ादी होनी चाहिए, टू लीव ईच अदर, एक दूसरे को छोड़ने की, इफ़ दे गेट बेटर चॉइसेस, अगर उनको बेहतर चॉइस मिले, इन लाइफ, जीवन में। देखिए कितना गलत है, अगर मान लीजिए लड़के को बेहतर चॉइस मिल गई और लड़की को तो नहीं मिली, तो फिर वो क्या करेगी, लड़का तो बेहतर चॉइस के साथ चला जाएगा, लड़की का तो जीवन खत्म हो गया। ऐसे ही मान लीजिए लड़की को बेहतर चॉइस मिल गई और लड़के को नहीं मिली, तो लड़का क्या करेगा, उसको, उसका जीवन खत्म वहाँ पर। तो इसीलिए तो शादी ज़रूरी है कि भाई आपको बेहतर चॉइस मिले तो आप किसी को अधर में ना छोड़ सकें। शी राइट्स, वो लिखती है, बट आई मे सम डे, लेकिन मैं किसी दिन, लव अ बेटर मैन, एक बेहतर आदमी से प्यार कर सकती हूँ, एंड दाउ मेस्ट फाइंड, और तुम भी पा सकते हो, अ फिटर मेट, एक ज़्यादा बेहतर साथी, देन आई, मुझसे, एंड देन, और तब, वी मस्ट बी फ्री, हमको आज़ाद होना चाहिए, टू किस एंड पार्ट, एक अलविदा का चुम्बन लेने के लिए, चुम्बन लेकर अलविदा लेने के लिए। मीट्रिकल कंपोजिशन, तो किस तरीके से ये कंपोज्ड है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मीट्रिकल कंपोजिशन क्या है इस कविता का, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी देखते हैं। दिस पोएम इज अ सोनेट, ये कविता एक सोनेट है, मैंने आपको पहले ही बताया। कंपोज इन अ न्यू एंड अनकन्वेंशनल वे, जो कि कंपोज की गई है, लिखी गई है एक नए और गैर पारंपरिक तरीके से। इट कंसिस्ट, इसमें है, ऑफ 14 लाइन्स, 14 पंक्तियाँ, लाइक एनी अदर सोनेट, किसी भी दूसरी सोनेट की तरह। दिस पोएम इज ऑल्सो डिवाइडेड, ये कविता बटी हुई है, इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑक्टेव और सेस्टेट में। तो जो पहला 8 पंक्तियां हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं और बाद की जो 6 पंक्तियां होती हैं वो सेस्टेट कहलाती हैं। द ऑक्टेव कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स, ऑक्टेव में 8 पंक्तियां होती हैं, एंड द सेस्टेट ऑफ 6 लाइन्स, और सेस्टेट में 6 पंक्तियां होती हैं। अब जो पहला जो ऑक्टेव है उसमें 2 क्वार्ट्रेंस होते हैं 4-4 पंक्तियों के, और जो सेस्टेट है उसमें 2 टर्सेट्स होते हैं 3-3 लाइन्स के। तो द ऑक्टेव हैज़ 2 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच, तो जो ऑक्टेव है उसमें 2 स्टेंजा होते हैं 4-4 लाइन्स के, उनको क्या कहते हैं, क्वार्ट्रेंस। द सेस्टेट कंसिस्ट ऑफ 1 स्टेंजा एंड 1 कपलेट, लेकिन यहाँ जो सेस्टेट है उसमें क्या है, एक स्टेंजा है, एक क्वार्ट्रेन है और एक कपलेट है, जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं वो एक कपलेट है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, देयर आर 3 स्टेंजाज, इस कविता में 3 स्टेंजाज हैं, एंड 1 कपलेट, और एक
कपलेट है, 3 स्टेंजा यानी 3 क्वाट्रेंस, बजाय यहाँ स्टेंजा के इनको लिखना चाहिए था बुक वालों को क्वाट्रेंस। 3 क्वाट्रेंस हैं, क्योंकि स्टेंजा तो 4 से ज़्यादा पंक्तियों का भी स्टेंजा ही कहलाएगा। तो देयर आर 3 quatrains and 1 couplet at the end of the poem. The poem looks like an Elizabethan or Shakespearean sonnet. तो ये जो कविता है वो देखने में एलिजाबेथन या शेक्सपियरियन सोनेट लगती है, बट इट्स राइम स्कीम इज पार्टली इटालियन एंड पार्टली एलिजाबेथन। लेकिन इसकी जो राइम स्कीम है वो आंशिक रूप से इटालियन है और आंशिक रूप से एलिजाबेथन है। द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव इज बेस्ड, तो जो राइम स्कीम ऑक्टेव की है वो आधारित है ऑन द इटालियन और मिल्टोनिक सोनेट। तो जो मिल्टन की सोनेट आपने मेरे साथ पढ़ी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो इटालियन पैटर्न पर थी। तो ऑक्टेव इस कविता का भी, अदा कैम्ब्रिज की जो कविता है आंसर, इसका भी उसी तरीके का है ऑक्टेव। वेयर एज जबकि द राइम स्कीम ऑफ द सेस्टेट, सेस्टेट की जो राइम स्कीम है इज बेस्ड, वो आधारित है ऑन द एलिजाबेथन और शेक्सपियरियन सोनेट, एलिजाबेथन या शेक्सपियरियन सोनेट पर। द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव, राइम स्कीम ऑक्टेव की विच इज़ बेस्ड, जो कि आधारित है ऑन द इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट पर, इज एज फॉलोज, वो इस प्रकार है ए बी बी ए, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले ही। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द फोर्थ, तो पहली जो पंक्ति है वो चौथी पंक्ति के साथ राइम करती है, एंड द सेकंड विद द थर्ड, तो और जो सेकंड और थर्ड लाइन्स हैं वो आपस में राइम करती हैं इन ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा में। द राइम स्कीम ऑफ द सेस्टेट, और सेस्टेट की राइम स्कीम भी हम देख चुके हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द एलिजाबेथन सोनेट, जो कि एलिजाबेथन सोनेट पर आधारित है, इज एज फॉलोज, वो इस प्रकार है सी डी ई ई। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, पहली पंक्ति स्टेंजा की राइम करती है विद द थर्ड, तीसरी से, एंड द सेकेंड लाइन राइम्स विद द फोर्थ, और जो दूसरी पंक्ति है वो चौथी से राइम करती है। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, और जो दूसरी जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं इस कविता की, फॉर्म अ कपलेट, वो एक दोहा बनाती हैं, राइमिंग टुगेदर, जो आपस में राइम कर रहा है एट द एंड, अंत में। द पोएम इज कंपोज्ड, ये कविता लिखी गई है इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में, इसे कभी बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब आयम में 2 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, और ऐसे तो दोनों सिलेबल मिलके एक पेयर बन गया, और ऐसे 5 पेयर कहलाते हैं पेंटामीटर, तो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। दस द पोएट हैज़ मेड, इस प्रकार कवियत्री ने किया है, एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग, विद द ट्रेडिशनल पैटर्न, पारंपरिक पैटर्न के साथ, ऑफ सोनेट, सोनेट के, गिविंग इट, इसको देते हुए, अ न्यू लुक, एक नई शक्ल, एंड राइम पैटर्न, और एक नया राइम पैटर्न इस कविता को उसने दिया है। तो यहाँ इन्होंने जैसे एब्रप्ट शुरुआत की थी, हालांकि एब्रप्ट एंडिंग तो नहीं है, इन्होंने जो लास्ट सेंटेंस दिया है वो उसी तरीके से दिया है जिस तरीके से हम कंक्लूज़न निकालते हैं। आप इसमें और 1-2 सेंटेंस जोड़ सकते हैं कंक्लूज़न के तौर पर, कि वी कैन से दैट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम ऑल्दो एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट वी कैन नॉट डिनाई दैट दिस इज़ परफेक्ट ब्यूटिफुल पोएम। तो आप कह सकते हैं कि मतलब सहमत होना ना होना पॉइंट ऑफ व्यू से किसी लेखक के, किसी कवि के, ये तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन कविता देखने में हमको अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छी लगती है, खूबसूरत पोएम है अपने आप में, और एक खूबसूरत ये सोनेट भी है। तो इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं अपने आंसर का, और अब मुझे लगता है कि हम भी इस वीडियो का एंड कर सकते हैं यहाँ पर। अगली पोएम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।